सिग्मा डेवलपर्स, ये होगा क्लास नंबर 6 और इस क्लास में हम फ्रॉम टैग्स को कवर करेंगे। हमारा टॉपिक होगा फ्रॉम टैग्स और इसके ऊपर जो टैग है ना, ये सारा टैग्स है, 10 टैग है, कल गिने थे शायद नेक्स्ट पहले वीडियो में, पिछली वीडियो में। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन ये टैग जो हमारा है 11 है, लेकिन इनका इन टोटल अगर एट्रीब्यूट्स देखें ना तो वो शायद आप लोगों को मैं दिखाई देता हूँ। एक बार कहाँ पर जाएंगे, ये from.nd में, ये भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इन टोटल अगर हम यहाँ पर देखें ना तो लाइन आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा लो कितना होगा। 100 नहीं होगा, 50 से 60 के बीच में है, लेकिन इनका जो वैल्यूज़ है उसको मिला के अगर दोनोगे इन टोटल तो ये इतना लाइन हो गया डिस्कस करने में। तो चलिए स्टार्टिंग में चले जाते हैं। ऊपर फ्रॉम का सारा टाइप कवर किया गया है और बहुत सारे डेवलपर आपको देखा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, 2-4 एट्रीब्यूट 2-4 वैल्यू के साथ आपको बता देगा ये यह है, ये काम करता है, ये इसका काम ऐसा है और बोलकर छोड़ देगा। जितने भी यूट्यूबर आप देखोगे, यूट्यूब पर सर्च करके देख लो, सब में वही बोला होगा, लेकिन डिटेल्स में बात नहीं किया है कब किस वैल्यू को यूज़ करना है आपको। तो यानी आप मान सकते हो कि किसी ने आपको धकेला आगे जाने के लिए और तुम आगे चले गए। अब आगे जाकर देखा कि ये मेरे पास है नहीं, वो है नहीं, किसी ने गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, पेट्रोल कितना चाहिए, कितना रास्ते में जाने के लिए, ये आपको बताया नहीं, सिर्फ बोला कि गाड़ी लो, 50 रुपये का पेट्रोल भरो और चले जाओ। तो आपने गया, रास्ते में पेट्रोल ख़त्म। ऐसा ही आपके लाइफ के साथ होगा अगर बाकी किसी भी यूट्यूबर के साथ पकड़ोगे तो आपको डिटेल्स में जानने के लिए जो असल चीज़ है ना, जो सर्वर पर फोकस करने की बात आती है, जब हमारा रियल प्रोजेक्ट सर्वर पर इम्प्लीमेंट होगा, तब जो जिस चीज़ की बात होगा ना, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगा, वो आपके पास होगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग सीखते टाइम उसको देखा ही नहीं और आप लोगों ने, आपके टीचर्स ने उन सब चीज़ों को दिखाया ही नहीं, जिसका प्रैक्टिकल यूज़ डिस्प्ले में आपको दिखा सके कि हाँ ये हो रहा है, ऐसा हुआ है, तो वो आपको सिखा देगा और बाकी चीज़ें इग्नोर कर देता है। तो मैं इग्नोर करने वाला नहीं हूँ, मैं हर चीज़ डिटेल्स में बात करूँगा। तो आपको को पता है कि जो वीडियो आपको मिला है उन पर क्या हुआ कि जितने भी तरह का है ना, वो सब चीज़ आपको मिल गया है। सारा चीज़ मैं ऐसा भी डिटेल्स में बात करता हूँ, बताता हूँ, जो शायद मैं भी आप भूल चुका हूँ, ऐसा भी। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले फ्रॉम टैग लेंगे, उसके बाद इनपुट टैग आता है, बटन टैग, सेलेक्ट टैग, ऑप्शन टैग, टेक्स्ट एरिया, लेबल, फील्ड, लेजेंड, आउटग्रुप, डेटा लिस्ट, कीजन, आउटपुट, ये सारा टैग हमारे पास है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम से। तो हमारा जो यहाँ पर टैग फ्रॉम 1 में, एक फ्रॉम 1 अलग अलग पेज में बनाएंगे, अलग अलग फ्रॉम का काम होगा। तो फ्रॉम 1 यहाँ पर HTML लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, FORM फ्रॉम का यूज़ करेंगे और ये हमारा फ्रॉम बन गया। लेकिन अब देखो कुछ नहीं हुआ, होगा ही नहीं। ये फ्रॉम टैग का अब एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं कौन कौन है। और फ्रॉम टैग का एट्रीब्यूट, चले ऊपर आ जाते हैं और सबसे पहले इसके अंदर कितना सारा एट्रीब्यूट है, मैं इन टोटल में जाता हूँ। तो इसके अंदर इन टोटल कितना है, ये 14 एट्रीब्यूट है, जो आपको को बताया नहीं जाएगा। आपको शायद बताया जाएगा एक्शन के बारे में, मेथड के बारे में, टारगेट के बारे में, नेम के बारे में, और कुछ नहीं। ऑटो कंप्लीट के बारे में बता सकता है, ये 4-5 ही एट्रीब्यूट दिखेगा। लेकिन एक्शन एट्रीब्यूट, चलिए एक्शन एट्रीब्यूट क्या काम करता है, फ्रॉम डेटा किस URL पर सेंड होगा, ये स्पेसिफाई करता है, ये एक्शन होता है। और इसके बाद मेथड, HTTP मेथड गेट या पोस्ट को डिफाइन करता है, जो फ्रॉम सबमिट करते वक्त यूज़ होता है। इसके बाद टारगेट, फ्रॉम डेटा को कौन से विंडो या फ्रेम में डिस्प्ले करना है, ये स्पेसिफाई करता है कौन टारगेट, किस जगह पे फ्रॉम का डेटा हमें दिखाना है, वो डिफाइन करता है। इसके बाद इंक्रिप्ट, डेटा फ्रॉम डेटा को किस फॉर्मेट में इनकोड करके सेंड करना है, जैसे कि एप्लीकेशन एक्स माइनस फ्रॉम इनकोड मल्टीप्लाई डेटा। अब इन तीनों के बारे में समरी देख लो, इन तीनों वैल्यू का। तो एप्लीकेशन /x फ्रॉम x माइनस www माइनस फ्रॉम माइनस URL इनकोडेड, तो ये डिफ़ॉल्ट इनकोडिंग टाइप है, सिंपल डेटा सबमिशन होगा।
ये ऑलरेडी रहता है, अगर ना भी दो तो वैसा ही रहेगा, वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट में। कोई तो होना चाहिए ना ब्राउज़र को चलने के लिए, तो ब्राउज़र के पास ऑलरेडी रहता है। इसके बाद दूसरा हमें अगर डिफाइन करें तो यहाँ पर मल्टीपार्ट स्लैश फ्रॉम डेटा। यूज़ डेटा है जब फ्रॉम में फाइल अपलोड हो, ताकि फाइल का प्रॉपर तरीके से सबमिट किया जा सके। इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे। और टेक्स्ट स्लैश प्लेन सैम्पल प्लेन टेक्स्ट सबमिशन मोस्टली डिबगिंग के लिए यूज़ होता है। डिबगिंग क्या होता है वो आगे चल कर जाओगे, जब फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी को बैकएंड में काम करोगे तब डिबगिंग समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये हमारा वैल्यू है, तो इनका भी यूज़ भी करेंगे। यहाँ पर नेम हमारा क्या है, नेम फ्रॉम का नाम डिफाइन करता है, जो जावास्क्रिप्ट से एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद एक्सेप्ट चार्जशीट। ये एक्सेप्ट चार्जशीट क्या होता है, तो ये सर्वर को बताता है कि फ्रॉम का डेटा किस कैरेक्टर इनकोडिंग में सेंड करना है। किसे बताता है, सर्वर को बताता है फ्रॉम का डेटा किस फॉर्मेट में सेंड करना है। ये आपको चार्जशीट पता ही है, अभी हमने देखा था मेटा टैग में जब गए थे ना, बात कर रहे थे तभी, ये UTF ISO ये सारा वही चार्जशीट। तो इसके बाद ऑटो कम्प्लीट फ्रॉम का इनपुट फील्ड में ऑटो कम्प्लेशन को इनेबल करता है। ठीक है, इतना हो गया, इतने ही तक अभी रहने देंगे। लेकिन ऑटो कम्प्लीट का यूज़ तभी होगा फ्रॉम के अंदर जब हम कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑटो कम्प्लीट ऑन ऑफ, ये दो चीज़। इसके बाद ऑटो कम्प्लीट में ऑन और ऑफ दो ही वैल्यू आता है, लेकिन आप कुछ एडिशनल वैल्यू अपने मुताबिक कस्टम वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। जैसे ऑटो कम्प्लीट ऑफ फॉर स्पेसिफाइड फील्ड, तो यहाँ पर किसी फील्ड को टारगेट कर सकते हैं। ऑटो कम्प्लीट नेम, ऑटो कम्प्लीट ईमेल, यहाँ पर डबल कोट में पास करना है, जैसे अभी मैं पास करके दिखाऊंगा। ऑटो कम्प्लीट करेंट पासवर्ड, ऑटो कम्प्लीट न्यू पासवर्ड, ऑटो कम्प्लीट एड्रेस, लाइन 1, ऑटो कम्प्लीट टेल, ये सारा चीज़। उसके बाद आता है कौन, नो वैलिडेट यहाँ पर। इसके बाद इसका नो वैलिडेट क्या करता है, नो वैलिडेट एट्रीब्यूट फ्रॉम के वैलिडेशन को डिसेबल करता है, जिसे फ्रॉम सबमिट होने पर वैलिडेशन चेक होते हैं यहाँ पर। तो मैं इन सब एट्रीब्यूट को वहाँ पर लगाता हूँ पहले, और यूज़ नहीं होगा, अभी यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्या, मेथड। यहाँ पर मेथड कोई वैल्यू नहीं पास करेंगे अभी, ठीक है। और कौन है, मैं सबको याद कर रहा हूँ। एक्शन टारगेट इंक टाइप, तो यहाँ पर AC ये एक्शन, और ये टारगेट, यहाँ पर इंक टाइप ENC इंक टाइप। ये वैल्यू मैं पास नहीं करूँगा अभी, यहाँ पर देखो इसका वैल्यू भी नहीं आएगा, तो वैल्यू है नहीं इंक टाइप का वैल्यू। ये हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन करना पड़ता है। नेम, एक्सेप्ट चार्जशीट, इन सबको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। इसके बाद यहाँ आ जाएंगे नेम में, नेम, इसके बाद एक्सेप्ट चार्जशीट ACC एक्सेप्ट चार्जशीट, इसमें वैल्यू नहीं आ रहा है, तो एक्सेप्ट चार्जशीट। उसके बाद यहाँ पर और कौन है, इसके बाद आता है ऑटो कम्प्लीट और नो वैलिडेट, ऑटो कम्प्लीट ऑटो कम्प्लीट, इसके बाद नो वैलिडेट। यहाँ पर इसका वैल्यू ऑलरेडी आया, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा मिस्टेक कर देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक, सिंटेक्स एरर। ये नो वैलिडेट यहाँ पर क्यों आ गया, नो वैलिडेट, अरे यार ये ना फ्रॉम MD, हाँ, तो नो वैलिडेट। उसके बाद रियल आपको पता होगा, स्टाइल शीट में जब लिंक टैग में यूज़ कर रहे थे, लिंक रियल स्टाइल शीट, तो वही रियल है। फ्रॉम के लिंक को रिलेशनशिप स्पेसिफाई करता है, जो हमारा नो पेनियर यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए लाइन को नए टैब में ओपन करने का विंडो ऑब्जेक्ट को एक्सेस रखता है। इसके बाद यहाँ पर नो रेफरर, प्राइवेसी के लिए रेफरर हेडर को ब्लॉक करता है। स्टाइल शीट जो हमारा इंटरनल स्टाइल CSS फाइल को लिंक करने, अभी देखा था हमने, आइकन भी देखा था वहाँ पर, अल्टरनेट भी देखा था वहाँ पर, अल्टरनेट वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें कोई HTML फाइल भी इंक्लूड कर सकते। प्रेप और नेक्स्ट यानी पेगिनेशन कंटेंट को लिंक करने के लिए। उसके बाद ऑथर में यहाँ पर आप किसी ऑथर का नाम दे सकते हो, वो हमने CSS में देखा था। हमारे पास अभी यहाँ पर नो पेयर और नो रेफरर दो ही एट्रीब्यूट है,
जो हमारा यूनिक है इस फ्रॉम के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था, रियल रियल और वैल्यू भी नहीं आएगा। इसके बाद आप जाएंगे नीचे और मैं ये टेबल को क्या करता हूँ, इसको भी रिमूव करूँगा, प्रोजेक्ट को भी रिमूव करूँगा और टेबल एमडी को रिमूव कर देता हूँ जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था। इसके बाद हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट आता है, ये आता है फ्रॉम एक्शन। तो फ्रॉम एक्शन देखेंगे यहाँ पर FRO ये एम फ्रॉम AC TION एक्शन इक्वल टू डबल कोट, ये फ्रॉम एक्शन यहाँ पर फ्रॉम FORM ना FORM फॉर्म एक्शन। इन सब बाकी बहुत से एट्रीब्यूट है जिनका अभी यूज़ आप समझ में नहीं पाओगे यूज़ हुआ कि नहीं, क्योंकि सर्वर में काम करने वाला ये फॉर्म एक्शन भी। इसके बाद इंक टाइप को लेंगे ENC इंक टाइप और यहाँ पर लगा देंगे FORM फॉर्म। यहाँ पर इंक टाइप हमारा आ गया। उसके बाद मेथड था ना, फ्रॉम मेथड MET, ये मेथड को लगा दो FORM फ्रॉम मेथड, ये फ्रॉम मेथड भी हो गया। और दूसरा क्या है, फ्रॉम इन्वॉल्वेड और फ्रॉम टारगेट, इन दोनों को भी इम्प्लीमेंट कर देंगे जो हमारा काम सेम ही होगा। यहाँ पर FORM फ्रॉम, यहाँ पर क्या था मेथड और यहाँ पर इन्वॉल्वेड था ना, यहाँ पर क्या था नो वैलिडेट, फ्रॉम नो वैलिडेट था ना, यहाँ पर एक बार और देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा होगा फ्रॉम नो वैलिडेट और फ्रॉम टारगेट, इन दोनों को आते हैं। तो नो वैलिडेट और यहाँ पर लगा देंगे फ्रॉम FORM, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, और यहाँ पर टारगेट TR, यहाँ पर भी लगा देंगे FORM फॉर्म। अभी यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट का काम और असर अभी दिखोगे। तो ये हमारा हो गया इन पर काम करने के लिए, और इनका काम किसका क्या काम है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो हमारा रेल है वो स्टाइल से काम करता है, और फ्रॉम एक्शन ये डिफ़ॉल्ट एक्शन यूज़ होता है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्शन स्पेसिफाई करता है, URL को डिफाइन करता है। जो एक्शन में काम होता है ना, यही काम यही वैल्यू यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर हम फॉर्म का क्यों यूज़ करेंगे, जब हमारे पास 2-3 फॉर्म होगा ना तब इनको यूज़ करेंगे कि फॉर्म एक्शन ये काम किसके लिए होगा और किस बटन पर होगा। तो इसे को डिफाइन करने के लिए फॉर्म एक्शन हमारा आता है। और इंक टाइप भी वही है, वैल्यू सेम, और मेथड का भी सेम वैल्यू है, और फ्रॉम वैलिडेट और फ्रॉम टारगेट सबका वैल्यू यही सेम है। टारगेट का देख सकते हो सेल्फ है, सेल्फ क्या करता है, सेल्फ डिफ़ॉल्ट यानी काम क्या है, ये वैल्यू डिफ़ॉल्ट होती है। अगर फ्रॉम टारगेट सेल्फ दिया जाए तो फ्रॉम डेटा वैसे ही विंडो या टैब में सबमिट होता है जहां से फ्रॉम ओपन हुआ था, और यूसेज सेम विंडो। अब ब्लैंक हमारा क्या करेगा, ये वैल्यू फ्रॉम रिजल्ट को नए विंडो या टैब में ओपन करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है फ्रॉम पेरेंट क्या करता है, ये वैल्यू फ्रॉम के रिजल्ट को पेरेंट विंडो टैब में ओपन करने के लिए यूज़ होता है अगर फ्रॉम एक आई फ्रेम के अंदर हो। इसके बाद टॉप क्या करता है, ये वैल्यू फ्रॉम रिजल्ट को टॉप मोस्ट विंडो टैब में ओपन करने के लिए यूज़ होता है अगर ये फ्रॉम एक आई फ्रेम के अंदर हो। तो यहाँ पर आ गया। अब आ जाते हैं इनपुट टैग में। इनपुट टैग में हमारे पास कौन कौन सा एट्रीब्यूट आता है देख लो। यहाँ पर 15 एट्रीब्यूट है। टाइप एट्रीब्यूट, वैल्यू एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, प्लेस होल्डर, रिक्वायरमेंट, रीड ओनली, डिसेबल, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, पैटर्न, साइज, स्टेप, ऑटो कंप्लीट, ये सारा चीज़ आता है। ऑटो कंप्लीट, और वहाँ पर था क्या ऑटो फोकस, तो यहाँ पर ऑटो कंप्लीट। अब देखो इनपुट टैग लेंगे और अब हमारा फ्रॉम का असर दिखना होना चालू। यहाँ पर लेंगे INPUT इनपुट, इस तरह से इनपुट लेंगे और यहाँ पर देंगे टाइप। अब टाइप में क्या देना, टाइप का वैल्यू देख लेते हैं।
तो आ जाएंगे यहाँ पर, और इसका हमारा जो काम है ना 15 ऑटो कंप्लीट। उसके बाद ऑटो फोकस फ्रॉम लिस्ट मल्टीपल भी है, एक्सेप्ट भी है, उसके बाद कैप्चर भी है, और कैप्चर के बाद इनपुट मोड भी है, इसका भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद इनपुट मोड, अच्छा इनपुट मोड में है। तो इसके बाद मिन है, मैक्स है, टाइप है, और क्या है वैल्यू है। यहाँ पर नए में क्यों आ गया, इनपुट के एट्रीब्यूट, ये सारा चीज़ है। वैल्यू देखेंगे नाम टाइप का, तो यहाँ पर ये हमारा इनपुट टैग लिस्ट टाइप यहाँ पर। अब देखो वैल्यू, सबसे पहले टेक्स्ट आता है, तो चलिए टाइप टेक्स्ट देंगे, TEXT टेक्स्ट। अब देखो ये टेक्स्ट हमारा लिख पा रहे हैं हम, तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, और पासवर्ड। अब देखो हम पासवर्ड लिखेंगे तो पासवर्ड देंगे। अभी टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, तो ये टेक्स्ट शो हो रहा है, और कीबोर्ड को भी ध्यान से देख लो, मेरा कीबोर्ड भी टेक्स्ट जैसा ही आ रहा है। लेकिन अभी पासवर्ड देंगे PASSWO, पासवर्ड होगा ना PASSWORD, ये पासवर्ड अब लिखेंगे, ये पासवर्ड होगा, देख सकते हो वो पासवर्ड बन रहा है, ये हो गया। अब तीसरा क्या है, ईमेल। अब कीबोर्ड को अभी देख लो, एक बार मैं रन करता हूँ, कीबोर्ड को देख लो, ये टेक्स्ट का ये है, और यहाँ पर देखो कॉमा है। अब देखो ईमेल करेंगे तो वो कॉमा हट जाएगा और @ आ जाएगा, EMAIL ईमेल। और अब देखो यहाँ पर @ आ गया, कॉमा हट गया, और यहाँ पर देखो इतना सारा है, जो बाकी चीज़ था वही है, लेकिन सिर्फ @ चेंज हुआ, ये आपको कीबोर्ड में चेंज दिख रहा है। और यहाँ पर इसका अभी काम होगा जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तब। तो यहाँ पर इसके बाद ईमेल, उसके बाद नंबर है, तो किसी नंबर को इंपोर्ट कर लिखने के लिए यहाँ पर नंबर लिखेंगे, NUMBER नंबर। अब इन सबको रहने देना, ठीक है। तो मैं भी एक क्या करता हूँ, कॉपी करके हर बार ले लेता हूँ, मैं एक एक करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये हमारा होगा टेक्स्ट का, TEXT टेक्स्ट का। इसके बाद कौन सा था, पासवर्ड का, PASSWORD पासवर्ड का। उसके बाद ये किसका था, ईमेल का, EMAIL ईमेल का। इसके बाद ये होगा नंबर का, नंबर का है ना ईमेल के बाद, हाँ नंबर का। अब टेल देखो, नंबर तो अभी हमने देखा रन नहीं किया, ये नंबर कर लो लास्ट वाला, ये नंबर देखो आ गया। अब TEL है, तो पेस्ट कर दो, और यहाँ पर लिखो TEL, ये TEL। अब देखो ये लास्ट वाला TEL, यानी टेलीफोन में अब नंबर भी आ रहा है। इस नंबर को देखो, यहाँ पर नंबर ही सिर्फ दिख रहा है, लेकिन ABCD नहीं दिखा। अब यहाँ पर टेलीफोन जैसा कीबोर्ड आ गया, जहाँ पर ABCD भी दिख रहा है, स्टार हाच, इस तरह से भी आप चेंज कर सकते हो। पॉज वेट कर सकते हो, वेट ने सेमीकोलन दिया, पॉज में कॉमा दिया, हाच आ रहा है, एन में एन आ रहा है, ब्रैकेट है, ये कुछ इस तरह से टेलीफोन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो नंबर और टेलीफोन दोनों में इतना ही डिफरेंट है। और अगला देखेंगे, अगला क्या है, अगला है URL। अब ये URL, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, तो बार बार टेक्स्ट रिमूव ना करना पड़े। URL, अब URL में देखो आखिरी वाला ये URL। अभी यहाँ पर क्या हो गया, नेम में क्या आ रहा था, ये कॉमा है, पासवर्ड में कॉमा है, ईमेल में @ नंबर, और नंबर तो सही है, लेकिन URL में ये स्लैश आ गया, क्योंकि URL में स्पेसिफाई की स्लैश होता है। और ये अगर हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पर URL टाइप करोगे तभी सबमिट होगा, नहीं तो होगा नहीं। ये आ गया URL। अगला देखिए, अगला देखो यहाँ पर सर्च है, सर्च इनपुट फील्ड। अगर आपको यहाँ पर इनपुट में सर्च फील्ड होता है, किसी बहुत सारे वेबसाइट पर देखा होगा, SERCH सर्च, तो ये हमारा सर्च है। लेकिन अब आप देखो सारा चीज़ ये में नेम जैसा ही है, लेकिन सर्च फील्ड क्या है कि यहाँ पर एक क्लोज आ गया, आइकन भी आ गया, जिससे हम क्लिक करके सारा डेटा रिमूव कर सकते हैं सर्च में, लेकिन बाकी किसी में नहीं है। वो सर्च हमारा आ गया। और इसके बाद कौन सा है देख लेते हैं। इसके बाद हमारा सर्च के बाद आता है डेट। अगर यहाँ पर डेट पिकर इनपुट फील्ड, कैलेंडर स्टाइल, अगर आपको डेट इनपुट से यूज़र से लेना है तो आप यहाँ पर डेट भी डाल सकते हो। इनपुट टाइप आप डेट करो, डेट कर दो, डेट। अब क्या होगा देखो, ये डेट सेलेक्ट करने के लिए आप बोल रहा है,
कुछ इस तरह से ये डेट हमारा आ गया। देखा। अब अगला क्या है, ये डेट सेलेक्ट करने के लिए आता है। और दूसरा क्या है, डेट और टाइम इन माइनस लोकल। तो डेट टाइम माइनस लोकल ये आता है। अब देखो डेट डेट TIM टाइम माइनस LOCL। और अब देखो ये डेट टाइम और लोकल दोनों आ गया। यहाँ पर डेट भी आ गया, ये मैंने डेट सेलेक्ट किया, यहाँ पर टाइम सेलेक्ट किया हूँ। और अब देखो डेट टाइम दोनों सेलेक्ट हुआ। डेट में सिर्फ डेट सेट हुआ था और इसमें टाइम भी सेट हुआ है माइनस लोकल। और इसके बाद और कौन सा है, यहाँ पर मंथ है। ये क्या करेगा, ये ईयर एंड मंथ को इनपुट फील्ड में सेंड करेगा, यानी महीना और साल। यहाँ पर पेस्ट करो MONTH और महीना और साल दो ही सिलेक्ट होगा, तारीख सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये इस तरह से काम हुआ, सेलेक्ट राइट मोड। और इसके बाद वीक है। वीक क्या करता है, वीक इनपुट फील्ड ये टाइप करने के लिए बोलेगा। हफ्ते में 7 दिन होता है ना, तो ये वीक WEEK वीक ये टाइप होगा इस तरह से। ये आ गया, ये वीक 80 48 9, यानी एक साल में कितना वीक होता है वो डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पर। तो एक साल में कितना वीक होता है, 52 वीक होता है एक साल में। और 2019 में कौन सा हफ्ता था वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये ज़रूरत पड़ता है, बहुत जगह पे यूज़ होता है, इसीलिए तो है, नहीं तो ये रहता नहीं, चेंज हो जाता। उसके बाद फाइल है, क्या करेगा, इनपुट फाइल अपलोड इनपुट फील्ड, जिसमें यूज़र फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल, अब ये फाइल होगा इसका, आप तो यूज़ हमेशा ही करते रहोगे। तो यहाँ पर मैं इनपुट क्यों ले रहा हूँ नया से, पेस्ट कर देंगे FILE फाइल। अब ये फाइल सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, ये यहाँ पर शो नहीं हुआ, अगर ब्राउज़र में रन करोगे तो हो जाएगा, अगले दूसरे एप्लीकेशन में शो हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर कोड को ले जाऊँगा, जब मैं अभी फाइल का एट्रीब्यूट को देखेंगे ना, तब हम ब्राउज़र चेंज कर लेंगे, इस ऐप को चेंज कर लेंगे। इसके बाद चेक बॉक्स इनपुट मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करने के लिए। यहाँ पर आप देखो हमारे पास आ गया कौन सा, ये चेक बॉक्स CHECKBOX बॉक्स। अब देखो एक चेक बॉक्स आ गया जिसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये क्या हो गया, अब नेक्स्ट आ जाएंगे, हमारा रेडियो है। तो यहाँ पर देखो रेडियो, और यहाँ पर RADIO रेडियो। अब ये रेडियो आ गया, बुलेट पॉइंट। ये चेक बॉक्स चेक हो रहा है लेकिन टिक जा भी रहा है, लेकिन बुलेट में नहीं जा रहा है। और इसके बाद हमारे पास कौन सा देखा था, ये मैंने तो ध्यान दिया था, तो बटन था हमारा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर BUTTON बटन। अब देखो एक बटन भी आ गया, बटन का भी एंडिंग हो इनपुट टाइप बटन है। अब इसमें अभी छोड़ दो, अभी टाइप एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, तो बाकी चीज़ बाद में देखेंगे। तो उसके बाद आता है सबमिट और रीसेट। यहाँ पर आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे SUBMIT सबमिट। और ये सबमिट का बटन आ गया यहाँ पर। और सबमिट में ऑलरेडी सबमिट टैग्स आ गया, देख सकते हो। बटन इस बटन में नहीं हुआ, सबमिट में सबमिट टैग आ गया और सबमिट भी हो गया। इसके बाद और क्या था, रीसेट था ना, यहाँ पर रीसेट बटन RESET रीसेट। और ये रीसेट बटन में भी रीसेट चीज़ आ गया, ये जितने भी हम लिखेंगे वो रीसेट हो गया, ये रीसेट हो गया। लेकिन ये सर्च बार में ही सिर्फ हो रहा था क्या, ये अभी तक सर्च बार में लिख रहे थे, वो भी रीसेट हो जाएगा। रीसेट बटन में जितना भी लिखेंगे ना वो सारा रीसेट हो जाएगा, ये रीसेट हो गया। उसके बाद कौन सा है, ये हमारा ऑलरेडी अब हिडन है। उसके बाद HIDDEN हिडन। और इसके बाद हिडन है इमेज है। तो हिडन को देखेंगे पहले, HIDDEN हिडन। और हिडन में आप देखो हिडन है लेकिन नहीं आ रहा है। इसके बाद हमारे पास कौन सा था, हिडन के बाद क्या देखा था हमने, हिडन के बाद हमारा इमेज है, रेंज है, कलर है। तो यहाँ पर इमेज IMAGE, HE नहीं GE करेंगे इमेज। और ये अब इमेज देखो, इमेज आ गया। इसके बाद यहाँ पर फिर से पेस्ट करेंगे, यहाँ पर RANGE रेंज। अब स्लाइडर आ गया, इस तरह से स्लाइड करने के लिए
और उसके बाद और आता है इसके बाद COL और कलर। अब कलर सेलेक्ट करने के लिए कलर आ गया कुछ इस तरह से। मैं इस कलर को सेट करूँगा, आ गया। कस्टम में सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से खुद से कलर बना सकते हैं, इस तरह से कलर ले सकते हैं। तो अब हमारा सारा वैल्यू जो हमने यूज़ कर लिया और कोई वैल्यू हमारा बचा नहीं। मैं फाइल को सेव कर दिया, ये हमारा कलर आ गया इनपुट टैग का। अब नेक्स्ट मैं लूँगा क्या, पेस्ट, यानी यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। अब फ्रॉम का टू हम सेव कर देंगे, यहाँ पर फ्रॉम टू .html करके इस फाइल को सेव करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पर दो कंपोनेंट्स फ्रॉम और यहाँ पर फ्रॉम टू है ना, ये तो ये फ्रॉम टू है, FORM फ्रॉम टू, और ये हमारा फ्रॉम टू आ गया। अब देखो यहाँ पर फ्रॉम लेंगे FO, अच्छा वही चीज़ है यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों को रिमूव कर देंगे सेलेक्टर। ये हमारा एक फाइल में रह गया ना जो हमने सीखा, ये चीज़ मुझे देना भी है आपको। तो ये सारा चीज़ है। अभी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या। अब हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या था फ्रॉम टैग का, यहाँ पर टाइप के बाद कौन सा वैल्यू था वो देखते हैं। ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर ये हमारा यहीं पर था ना, इनपुट मोड, ऊपर आ जाओ भाई। अभी हमारा यहाँ से हो गया समरी और ये हो गया ख़त्म। अब उसके बाद वैल्यू एट्रीब्यूट क्या करता है, ये वैल्यू एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड का डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करता है। ये मैं अभी देता हूँ, यहाँ पर आ जाऊँगा और मैं यहाँ पर टेक्स्ट में दूँगा VLUE वैल्यू। वैल्यू क्या करेंगे, NAME नेम, तो यहाँ पर ऑलरेडी नेम लिखा हुआ है, इसके बाद रिमूव करेंगे और फिर लिखेंगे। इसी के बाद यहाँ पर PASS, यहाँ पर नेम में भी देंगे वैल्यू VLUE वैल्यू, यहाँ पर PASS पासवर्ड, और ये पासवर्ड हमारा आ गया। तो मैं यहाँ पर वैल्यू के जगह नेम ना लिख के मेरा नाम ही दे देता हूँ, नूर। एक रिमूव कर दो और पासवर्ड हम दे देंगे 1 2 3 4 5, और ये आ गया पासवर्ड ऑलरेडी। अब सबमिट करेंगे, ये सबमिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रॉम वैल्यू एट्रीब्यूट था और यहाँ पर जाएंगे ना MD में, तो वैल्यू, उसके बाद कौन सा, नेम एट्रीब्यूट। नेम क्या करता है, इनपुट एलिमेंट के नाम स्पेसिफाई करता है जो सर्वर पर डाटा साइन करते वक्त यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये मैंने यहाँ पर नेम लिखा था पहले, लेकिन अब मैंने खुद अपना नाम लिख दिया। तो अब उस नेम को कहाँ लिखेंगे, इस नेम एट्रीब्यूट में लिखेंगे। इसका नाम क्या है, इसमें यूज़र नेम पास करेगा और इसमें यहाँ पर नेम पास करेंगे तो इसमें यूज़र PASSWORD पासवर्ड यूज़ करेगा। अब अगर मैं इसको क्या करूँगा, सबमिट करूँगा, तो अगर इस जगह पे वो नेम ना दे के कुछ अलग दे देता है, ऐसे जैसे इस तरह से उलट पुलट लिख लेता है, तो वो सबमिट नहीं होगा। और हम इसका डेटा जो अब यहाँ पर जो हमने लिखा, वो चीज़ हमारा सर्वर पे जब भेजेंगे तो इस नेम एट्रीब्यूट में नेम को लिखेंगे, पासवर्ड को द्वारा टारगेट करेंगे, ताकि हमारा इसका वैल्यू मिल जाए और हम उसे सर्वर पर सेव कर पाए। ये इसके बाद ID एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट, ये दोनों एट्रीब्यूट HTML में ऐसा कोई टैग नहीं है जिसमें यूज़ ना हो। तो ये हमारा ग्लोबल एट्रीब्यूट है, लेकिन मान सकते हो ये अल्ट्रा ग्लोबल है। बहुत से ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है लेकिन वो 10 से 20 टैग ही सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन ये ID और क्लास ऐसा कौन सा टैग नहीं है जो ये सपोर्ट नहीं करेगा, जिस पर ये नहीं चलेगा। ऐसा कोई टैग अभी तक HTML में बना ही नहीं। इन दोनों को रिमूव कर दो, इग्नोर कर दो। जब हम जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे तभी इसका देख पाए, CSS में ही इसका यूज़ देख लोगे, जावास्क्रिप्ट तो दूर की बात। इसके बाद आता है प्लेस होल्डर। इनपुट फील्ड में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दिखता है जब यूज़र कोई वैल्यू नहीं एंटर करता। अच्छा मान लो हमने यहाँ पर क्या किया, टाइप में हमारा यह किसके ऊपर, ये हमारा टेक्स्ट इनपुट बॉक्स है और टेक्स्ट बॉक्स है, यानी यूज़र नाम पास करेगा तो नाम पास कर दिया नूर। लेकिन ये नेम तो हमारा, नेम से हम सर्वर में डेटा ले जाएंगे तो हमारे पास सर्वर में भी चला गया नूर। लेकिन रन करो, यूज़र को इस यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है कि इसमें क्या पास करेगा, यूज़र टाइप करेगा। तो इसके लिए हमें यूज़र को दिखाना पड़ता है कि यहाँ पर तुम्हें क्या टाइप करना है। इसके लिए हमारे पास प्लेस होल्डर ENTR इंटर, YOUR योर, FIREST फास्ट, NAME नेम। अब देखो
मैं इस नेम को रिमूव कर दूंगा। अब मुझे ये नहीं, नेम को नहीं, मेरा जो नाम है मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अब यूज़र खुद से देख पाएगा कि इसे क्या टाइप करना है, वो समझ जाएगा कि यहाँ पर मुझे फर्स्ट नेम टाइप करना है NWR नूर। और जैसे हम इसको नहीं, जब तक हमारे पास इनपुट खाली है, कुछ नहीं लिखते, तब तक ही वो टेक्स्ट यूज़र को दिखेगा। जैसे ही कुछ लिखेगा वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। ये होता है वैल्यू। और यहाँ पर भी हमने वैल्यू 1 2 3 4 5 दिया है, तो ये तो हमारा डॉट डॉट दिखेगा पासवर्ड में। तो यहाँ पर भी प्लेस होल्डर देंगे और बताएंगे ENTR इंटर योर PASSWORD पासवर्ड। ये योर एक साथ आ गया, यहाँ पर पासवर्ड इंटर योर पासवर्ड दिख रहा है ना। अब टाइप करेगा पासवर्ड आ जाएगा। तो ये हमारा प्लेस होल्डर कुछ इस तरह से काम करता है। अब दूसरा क्या है, रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड यहाँ फील्ड को मैंडेटरी बनाता है। कौन, यूज़र को वैल्यू सबमिट करने से पहले फील्ड को फिल करना पड़ता है, ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ये अब क्या करेगा, अभी हमारा जो है ना, मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ और नूर, और यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे कुछ भी। तो सबमिट कर रहा हूँ, ये सबमिट हो गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र ने यहाँ पर, मैंने सबमिट हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर ब्लैंक सबमिट किया तब भी सबमिट हो गया। ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना हम, तो इसीलिए हमारे पास आता है रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। और अब देखो, यूज़र जब तक नाम में कुछ लिखेगा नहीं तब तक सबमिट होगा ही नहीं। ये मैसेज बोल रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, अब ये सबमिट होगा ही नहीं। यहाँ पर मैंने टाइप किया, अब देखो सबमिट हो गया। अब मैं पासवर्ड को भी चाहता हूँ कि यूज़र जब तक पासवर्ड ना भरे तब तक ये फील्ड हमारा सबमिट नहीं होना चाहिए फॉर्म। तो ये सबमिट नहीं हुआ यहाँ पर इस तरह से। अब दोबारा फिर से क्लिक करेगा, यहाँ पर भी चाहिए, अब सबमिट करेगा, सबमिट हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड हमारा क्या करता है, ये चीज़ ज़रूरी है, इसको भरो, इसको भरना ज़रूरी है, तो हमारा सबमिट होगा। तो ये हमारा पास कुछ इस तरह से आ गया। लेकिन अब रीड ओनली आ जाता है, यूज़र को इनपुट फील्ड में वैल्यू चेंज करने से रोकता है। यहाँ पर हमारा क्या है कि यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पर कुछ इस तरह से इसमें हम लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पर नेम में हम क्या कर देंगे, अभी रीड ओनली लगा देंगे, यहाँ पर RED रीड ओनली। अब ये क्या करेगा, यूज़र कुछ लिख नहीं पाएगा। ये क्लिक हो रहा है लेकिन ये लिख नहीं रहा, इसमें लिख हो रहा है, इसमें देखते हैं चला जाएगा। तो रीड ओनली। और यहाँ पर हम वैल्यू ऑलरेडी नाम पास कर देंगे, यहाँ पर NWR नूर, यानी ये भूल हमारा है ही। अब पासवर्ड हमें फिल करने का ज़रूरत है। लेकिन मैं अगर देता हूँ इस तरह से और सबमिट करता हूँ, तो ये हमारा कुछ इस तरह से सबमिट करेंगे, ये सबमिट हो गया। जो रीड ओनली है ना हमारा, तो वो क्या करेगा, उस फील्ड को हमें अगर नहीं भी भरेंगे ना तो भी ये काम हो जाएगा, ब्लैंक में ही फिल हो जाएगा इसमें रीड ओनली। अब वो रिक्वायर्ड नहीं रहा। इन दोनों वैल्यू में से कहाँ पर, ये रिक्वायर्ड और रीड ओनली दोनों में से एक ही वैल्यू काम करेगा। अगर ये लगाया तो ये काम नहीं करेगा, ये अगर लगाया तो इसको नहीं लगाना होगा, नहीं तो ये काम ही नहीं करेगा, रिक्वायर्ड काम नहीं करेगा। रिक्वायर्ड लगाया तो रीड ओनली लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर रीड ओनली लगाओगे तो रिक्वायर्ड काम नहीं करेगा। और रिक्वायर्ड को काम और अगर रिक्वायर्ड को काम कराना चाहते हो तो रीड ओनली नहीं लगाना पड़ेगा। ये दोनों में से इसका टक्कर यही है कि इन दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हो, अपने मुताबिक नहीं। अब आ जाता है डिसेबल, DSABLED। अब डिसेबल क्या करते हैं, ये हमारा वैल्यू को डिसेबल कर देगा, यानी दिखेगा ही नहीं। दिखेगा जरूर, क्लिक भी नहीं होगा। अब मैं पासवर्ड पे डिसेबल लगा देता हूँ, DISA डिसेबल। और ये अब देखो पासवर्ड हमारा क्लिक नहीं होगा, सबमिट करेंगे, ये सबमिट हो गया। अब ये सबमिट हो गया क्योंकि यहाँ पर रिक्वायर्ड भी काम नहीं करेगा। तो ये रिक्वायर्ड, रीड ओनली और डिसेबल, इन तीनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें एक वैल्यू पहले प्लेस होल्डर देंगे ताकि ये ईमेल के लिए पता चले। प्लेस होल्डर यहाँ पर ENTR इंटर योर EMAIL ईमेल आ गया। अब मैं यहाँ पर तो अब रिक्वायर्ड नहीं देंगे, रीड ओनली देंगे, रीड ओनली। और एक हमारा पास का आता है डिसेबल, DISA डिसेबल, ये डिसेबल आ गया। अब देखो इन दोनों में से क्या हुआ कि ये रिक्वायर्ड चला या उस पर अब क्लिक ही नहीं हो रहा है। मैं जब तक क्लिक कर रहा हूँ क्लिक नहीं हो रहा है, ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, लेकिन उसमें क्लिक नहीं हो रहा है।
तो इन दोनों में से कोई एक ही काम करेगा। अगर डिसेबल लगा दिया तो ये रिक्वायर्ड भी नहीं काम करेगा, रीड ओनली भी नहीं काम करेगा। तो ये हमारे पास आता है। तो मैं क्या करता हूँ, डिसेबल का इसको छोड़ दे। अगर इनका वैल्यू नहीं भी दोगे ना, यहाँ पर कुछ इस तरह से वैल्यू अगर नहीं दोगे तो भी ये काम कर जाएगा, क्योंकि इसका एक ही वैल्यू है। आप उन एट्रीब्यूट को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो जिस वैल्यू का क्या होता है कि यहाँ पर अगर वैल्यू हमारा मिस्टेक कर देंगे तो भी ये काम कर जाएगा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो अगर वैल्यू ना दो। HTML में क्या है कि आप तब तक एक एट्रीब्यूट को आप तब तक यूज़ कर सकते हो, वैल्यू ना दे सकते हो जिस एट्रीब्यूट का वैल्यू एक ही है। एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू है। उसको आप इस तरह से लिख सकते हो और उसका वैल्यू क्या होगा, नाम से ही मैच होना चाहिए। एट्रीब्यूट का नाम और एट्रीब्यूट का वैल्यू वो दोनों अगर सेम हो गया तो आप सिर्फ एक बार ही इसको यूज़ कर सकते हो। अलग से वैल्यू अगर ना भी दो तो काम कर जाएगा। जैसे रीड ओनली का रीड ओनली है, डिसेबल का डिसेबल ही है, लेकिन प्लेस होल्डर को ऐसे दे के छोड़ दोगे नहीं होगा। जैसे टारगेट में हमने देखा था ब्लैंक था ये, और क्या था वो हमारा मेथड में देखा गेट पोस्ट, तो वो हमारा काम नहीं होगा। अगर सिर्फ मेथड लिख के छोड़ दोगे तो पता नहीं पड़ेगा किसको काम कराना है। इसके बाद आता है मैक्स लेंथ। इनपुट फील्ड में एंटर की जा सकती है मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट सेट करना और मिनिमम कैरेक्टर लिमिट सेट करना। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या करेगा अब यूज़र, यहाँ पर यूज़र, ये मैं रीड ओनली को रिमूव करता हूँ क्योंकि हमें टाइप करना है। तो रीड ओनली को मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूँगा। अब यहाँ पर ये हम टाइप कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा, यूज़र अगर एक भी डेटा देगा ना तो ये फ्रॉम सबमिट हो गया। तो ये से कोई किसी भी लोग का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम है क्या, कभी ए से नहीं है। तो मैं क्या चाहूँगा, एक नाम को लिखने के लिए यूज़र को क्या चाहिए, मिनिमम 3 कैरेक्टर चाहिए, और उसमें भी टाइटल होकर क्या हो जाएगा 6 कैरेक्टर होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें अब लगा दूँगा मैक्स लेंथ, ये मैक्स लेंथ, और यहाँ पर मैं फुल नेम कर दूँगा, फर्स्ट नहीं फुल नेम कर दूँगा ताकि पूरा नाम लिखे यूज़र। तो ये फुल नेम मैक्स लेंथ। अब यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम एक यूज़र को अपना नाम लिखने के लिए भी 3 लेटर चाहिए और एक टाइटल भी लिखने के लिए 3 लेटर है। तो मिनिमम 6 लेटर तो चाहिए ही चाहिए। अब ये सबमिट होगा नहीं, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड तो था। और यहाँ पर 1 2 3 4, अब देखो उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, हमारा कीबोर्ड में आ रहा है लेकिन इनपुट बॉक्स में नहीं आ रहा है। तो ये मैक्सिमम 6 लेटर ही इंटर कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो कीबोर्ड में मेरा टेक्स्ट आ रहा है टाइप हो रहा है, लेकिन इनपुट बॉक्स में नहीं आ रहा है। 6 के बाद अब लिखा ही नहीं जाएगा। मैं 20 करूँगा तो 20 के बाद अब लिख ही नहीं पाएगा यूज़र। 20 जैसे ही पूरा होगा, ये हो गया 8 नहीं आ रहा है। तो मैं देख सकते हो लिख रहा हूँ कुछ भी, लेकिन ये आ नहीं रहा। तो हमारा ये मैक्स लेंथ इस तरह से काम करता है। अब मिनिमम लेंथ क्या लगा सकते हैं, MI, ये मैक्स लेंथ और MIN मिन, ये मिन लेंथ था ना, ये स्पेल आउट सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा, तो ये मिन लेंथ था। तो इसी मैक्स लेंथ को कॉपी कर लेते हैं और मिन लेंथ कर देते हैं कॉपी, और मिन लेंथ को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे मिनिमम 6 कैरेक्टर। अब देखो सबमिट करेंगे, सबमिट हुआ, अब देखो सबमिट हो गया। और मिनिमम कितना लेंथ होना चाहिए, वो तो 6 कैरेक्टर होना चाहिए। और इसके बाद आ गया नेक्स्ट, कौन सा है, नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है पैटर्न। ये पैटर्न का आप यूज़ करो तो भी अच्छा है, ना यूज़ करो तो भी अच्छा है, क्योंकि इसका यूज़ तो हम जावास्क्रिप्ट के साथ ही कर लेते हैं। और यहाँ पर बहुत से कभी कभी किया जा करते हैं, कोई कर लेता कभी कभी, तो इस पैटर्न का। लेकिन पैटर्न हमारा क्या है, ये इनपुट को रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मिक्स करके एक पैटर्न बनाता है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है, एक पैटर्न बनाता है। रेगुलर एक्सप्रेशन भी एक हमारा सब्जेक्ट ही मान सकते हो। तो यहाँ पर REGREXP और यहाँ पर लिखेंगे ना, तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया कुछ इस तरह से।
ये रेजेक्स भी यहाँ पर MDN में जाएंगे। ये पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है जैसे ABC। ये देखो जावास्क्रिप्ट में ही आया रेजेक्स। यहाँ पर पैटर्न देखो कुछ इस तरह से, यहाँ पर W3 स्किल, तो यहाँ पर इस तरह से पैटर्न सजेस्ट करेगा। और जी ये क्या क्या है ये बता रहा है, तो ये भी शायद एक हमारा सब्जेक्ट ही है, रेजेक्स इरेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर। तो ये हमारा ऑलरेडी एक जो है सब्जेक्ट ही है रेगुलर एक्सप्रेशन रेजेक्स, तो इसीलिए हमारा क्या है कि इसको अलग से लिखेंगे। यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं रेजेक्स, तो टेस्ट करने के लिए इस वेबसाइट पे देखो, यहाँ पर इसने टाइप करने के लिए बोला, तो यहाँ पर A to Z कैपिटल लेटर, तो कैपिटल वाले सेलेक्ट हुआ, स्मॉल वाले नहीं हुआ। यहाँ पर वाज है ना, यहाँ पर W कैपिटल करेंगे, ये हो गया। और यहाँ पर हमारा तो G है, जी। अब मैं क्या करूँगा, A to Z कैपिटल लेटर सेलेक्ट हुआ तो मैं A से Z स्मॉल लेटर भी सेलेक्ट करूँगा, सारा सेलेक्ट हो गया। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिर्फ मैं कौन सा सेलेक्टर को सेलेक्ट करूँगा, A से लेकर मैं स्मॉल Z दूँगा, तो ये सारा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, दोबारा लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब मैं A से लेकर T तक सेलेक्ट करूँगा, तो ये T वार तक सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद नहीं स्मॉल T करेंगे, तो ये स्मॉल T है, लेकिन T के बाद जो कैरेक्टर W है Y वाला है वो सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें वो T के बाद आता है। तो ये रिजेक्ट इस तरह से काम करता है। अभी इसको हम ना देख के जावास्क्रिप्ट में भी जब एडवांस लेवल में कंप्लीट कर लेंगे तब ये रिजेक्ट को देखेंगे। लास्ट में रिजेक्ट को सीख के ना जावास्क्रिप्ट का हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। और रेजेक्स को आप यहाँ पर कुछ इस तरह से बना सकते हो, ये हो गया। इसके बाद साइज एट्रीब्यूट आता है। साइज क्या करता है, इनपुट फील्ड का विड्थ सेट करता है जो कैरेक्टर्स के टर्म्स में। यहाँ पर साइज एट्रीब्यूट लेंगे और लगा दो साइज, यहाँ पर नेम में यही पर दो, यानी नाम साइज लगाएंगे ना, यहाँ साइज एडी साइज, और साइज क्या करेगा 50, यानी मैं 10 कर देता हूँ साइज। ये अभी यहाँ पर है ये 10। अभी देखो यहाँ पर 10 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 11 12 13 14 15 15, तो ये कुछ जगह छोड़ के यानी 10 साइज दिया तो ये छोटा हो गया बाकी में से। अगर मैं यहाँ पर 5 करूँगा तो ये 5 छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, तो इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। मैं 20 कर लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट हमारा 20 रहता है। और यहाँ पर आ जाएंगे MD में, यहाँ पर ये साइज क्या करेगा, ये साइज हमारा ऑइज करता है। अब स्टेप यहाँ पर न्यूमेरिकल इनपुट के लिए स्टेप वैल्यू सेट करता है, जैसे कि 0.5 और 2, तो हमें नंबर में इसको चूज़ करना है। तो नंबर वाले फील्ड में जाएंगे यहाँ पर और इसका प्लेस होल्डर देंगे इंटर योर NUMBR नंबर, यहाँ पर इंटर योर नंबर, ये आ गया इंटर योर नंबर। अभी ये नंबर, तो इसमें क्या था हमारा स्टेप था ना, इस स्टेप को हम देखेंगे स्टेप क्या करता है। तो यहाँ पर लगा दो स्टेप एट्रीब्यूट STEP स्टेप, और यहाँ पर मैं 0.5 करूँगा, तो ये हमारा नंबर है। और ये स्टेप हमारा कुछ इस तरह से काम करता है। और ये हमारा स्टेप हो गया। तो ये स्टेप का यूज़ आप कर पाओगे बाद में जाके, जब प्रोजेक्ट पर काम करोगे तब ये समझ पाओगे कि स्टेप कहाँ से कहाँ तक कैसे गया है। जब ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करोगे किसी बटन के मुताबिक, तो ये स्टेप हमारा वहाँ पर काम आएगा। और स्टेप का भी यूज़ आप देखोगे रेंज में, रेंज एट्रीब्यूट में लास्ट में जो रेंज देखा था उसमें स्टेप अभी समझ पाओगे। इसके बाद ऑटो कंप्लीट, इनपुट फील्ड के लिए ब्राउज़र ऑटो सजेस्ट को इनेबल डिसेबल करता है। ये क्या करता है ऑटो कंप्लीट, तो लगा दो ऑटो कंप्लीट, यहाँ पर ऑटो कंप्लीट, यहाँ पर AUTO ऑटो कंप्लीट, यहाँ पर कर दो वैल्यू क्या है ऑन और ऑफ, दो ही वैल्यू आता है। और ऑटो कंप्लीट यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर भी लगा सकते हो ऑटो कंप्लीट ऑन कर सकते हो, तो ये ऑटो कंप्लीट हमारा यहाँ पर आ गया। या चाहो तो आप डायरेक्ट फ्रॉम में ऑन कर सकते हो या किसी भी टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट को करना बेटर होगा। लेकिन अगर आप चाहो कि आपके वेबसाइट में अननोन डेटा सबमिट ना हो, तो आप
इस तरह से कर सकते हो। तो ये ऑटो कंप्लीट कैसे काम करेगा, चलिए मैं एक किसी भी वेबसाइट पर जाता हूँ, लॉगिन पेज, लॉगिन फेसबुक लॉगिन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और लॉगिन हमारा फेसबुक है या नहीं यहाँ पर। तो अब देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये सजेस्ट हो रहा है यहाँ पर, ये हमारा हो रहा है, लेकिन फेसबुक में नहीं। मैं किसी साइट में जो लॉगिन किया हूँ पहले से उसमें आना चाहिए। तो मैं एक बार सिक्योरिटी में जाऊँगा और फाइंड करूँगा मेरे पास किसका है डेटा, हमारे पास ऑलरेडी किसका है। ये ऑटो सजेस्ट फ्लिपकार्ट, यहाँ पर FLIP फ्लिपकार्ट अगर करेंगे ना तो यहाँ पर तो मेरा लॉगिन ही नहीं है। ये ऑटो सजेस्ट क्या करता है, तो किसमें था यार, अच्छा गूगल में, GOOGLE गूगल डॉट रिकवरी RECOVARY रिकवरी। तो यहाँ पर हम रिकवरी email में जाएंगे और अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऑटो कंप्लीट कहाँ पे, ये क्या, तो हाउ टू रिकवर और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें मिल जाए शायद। कहाँ पे आया यार, ज़रूरत के टाइम आ ही नहीं रहा। अब देखो ये आ गया, यहाँ पर जो हमारा ये अकाउंट आ रहा है ना नीचे, तो वो ऑटो कंप्लीट के वजह से आया है। अब पासवर्ड में जाओ तो ये पासवर्ड ऑटोमेटिकली, वहाँ पर जो अकाउंट हमारा आया था डिफ़ॉल्ट में, ये जो अकाउंट आ रहा है ना ये ऑटो कंप्लीट की वजह से आ रहा है। तो ये हमें पूछ रहा है कि कंप्लीट करना चाहते हो या नहीं, तो ये ऑटो कंप्लीट की वजह से डेटा आ रहा है। ये हमारा काम हो गया, तो ये ऑटो कंप्लीट का काम। उसके बाद कौन और है, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम में, और ये वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा, बहुत ही लंबा, ये 46 मिनट हो गया। अब ऑटो कंप्लीट का काम ऑन, अगर ये ऑन इनेबल है तो ब्राउज़र के फ्रॉम फील्ड पहले से फील्ड वैल्यू सजेस्ट करेगा, जो हमने अभी देखा सजेस्ट किया था, जैसे नेम, ईमेल और जो चीज़ है। इसके बाद ऑटो फोकस, पेज लोड होते ही इनपुट फील्ड को फोकस करने का ऑप्शन देता है। तो देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर लगाओ, किस में, हम इसी नेम में लगा देते हैं या ईमेल में लगा देते हैं ऑटो फोकस। तो यहाँ पर AU ऑटो फोकस, और ये ऑटो फोकस का ही ऑटो फोकस ही है। और ये ईमेल में जाओ तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर ईमेल आ गया ऑटो फोकस, जो ईमेल था। लेकिन ऑटो फोकस को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, तो हमारा कुछ असर नहीं दिख रहा ना। अगर आप डेस्कटॉप में हो और कीबोर्ड इंटर, हमें तो यहाँ पर वैल्यू कुछ लिखने के लिए यहाँ पर टाइप करना पड़ रहा है, जिस पर क्लिक करेंगे उस पर टाइप होगा। लेकिन कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं होगा कि क्लिक करोगे और उसके डिवाइस में कीबोर्ड आएगा, कीबोर्ड वो ऑलरेडी सेटअप रहता है। तो जैसे ही फॉर्म लोड हुआ और आप कीबोर्ड में टाइप करना शुरू कर दो, ये इसमें टाइप होगा, ठीक है। ये हमारा आता है ऑटो फोकस, और ये ऑटो फोकस वही काम करता है। आप अगर डेस्कटॉप है तो सही है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है और एक्स्ट्रा अगर कीबोर्ड आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। काम करने के लिए बेटर होगा कि आपको टाइपिंग स्पीड भी मोबाइल यूज़र को मिल जाएगा, टाइपिंग भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आपका सीखना भी हो जाएगा। तो आप एक OTG और एक कीबोर्ड ले लो, माउस ले लो, माउस लेना चाहो तो माउस भी ले सकते हो। अपने मोबाइल से एक कीबोर्ड और माउस सेटअप करके भी सीख सकते हो, और सीख के अपना कीबोर्ड का और माउस का एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हो साथ ही कोर्स के साथ साथ। तो कीबोर्ड ले लो, और कीबोर्ड में जब वैसे ही टाइप कर दोगे, कीबोर्ड में ये पेज लोड हुआ और टाइप करना शुरू, आपको यहाँ पर किसी पर भी क्लिक नहीं करना है किसी जगह पर, वो ऑटोमेटिकली टाइप जो होगा वो ईमेल बॉक्स में होगा। अभी जैसे हमने ईमेल में लगाया ऑटो फोकस, तो ये ऑटो फोकस एक्चुअली फास्ट टैग में लगाया जाता है। इसके बाद फ्रॉम का आईडी स्पेसिफाई करता है जब इनपुट फील्ड फ्रॉम के बाहर हो। देखो अभी आपको यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेम एट्रीब्यूट है ना, यहाँ पर फ्रॉम का नाम क्या है, ये हमारा फ्रॉम का नाम क्या है, कि हमारा फ्रॉम का नाम है फास्ट, FIRST फास्ट। अब मैं इनपुट फील्ड इस फ्रॉम के बाहर एक लेता हूँ, हाँ INPUT इनपुट, और यहाँ पर आ गया इनपुट फील्ड, और यहाँ पर टाइप देंगे TEXT टेक्स्ट, LAST लास्ट, NAM लास्ट टेक्स्ट। यहाँ पर क्या करेंगे, नेम LAST लास्ट। और इसने क्या बोला था, बाहर जब फील्ड हो तो क्या करेगा, फ्रॉम आईडी को स्पेसिफाई करता है जब इनपुट फील्ड फ्रॉम के बाहर हो।
तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नेम भी लेंगे। नेम दोनों का सेम नाम होगा, यहाँ पर जो नाम दिया था फास्ट और इसी में देंगे फास्ट, FIRST फास्ट, ये हो गया। और ID भी देंगे FIRST फास्ट, और यहाँ पर आ गया। अब देखो ये मैं बटन पर क्लिक करूँगा ना तो ये रिक्वायर्ड भी करेंगे, की रिक्वायर्ड। और अभी आप देखो इसमें देंगे पासवर्ड भी देंगे, सबमिट करेंगे, सबमिट हो गया। ये कनेक्ट नहीं हुआ तो मैं कनेक्ट करता हूँ, मेरे पास एग्जांपल है। तो क्या था, ये सारा चीज़ याद नहीं रहता ना, ये आपको यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा शायद कभी। आप ऐसे कब करोगे, आप अगर आपको इतना ज़्यादा आलसी लगेगा कि जब आपको कुछ मन ही नहीं करेगा और आप आँख बंद करके काम करोगे, तब किसी इनपुट फील्ड को फॉर्म के बाहर लिखोगे और उसको कनेक्ट करने लग जाओगे। लेकिन ऐसे हमारा नहीं होता। लेकिन ये यूज़ होता है जब कहीं हमारे पास 2 फॉर्म होता है, इनपुट फॉर्म, तो उसको हमें क्या करना है, उसका डेटा जो एक इनपुट फाइल होता है और मेरे पास 2 फॉर्म है। अभी तो हमारे पास एक फॉर्म है ना यहाँ पर, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा 2 फॉर्मूले है और इस फील्ड में हमारा एक नेम रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी इस फॉर्म में भी नेम है इनपुट बॉक्स, उसी को सेम यहाँ पर भी लिखूँगा। तो ऐसा ना करके मैं इसको यहाँ बाहर लिख दूँगा, ठीक है। और ये दोनों फॉर्म के बाहर लिखूँगा और दोनों को वहाँ से कॉल करके डेटा में ले सकता हूँ। ये हम तभी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा काम होगा, कुछ इस तरह से फ्रॉम काम करते हैं। अब फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ भी है हमारा कहीं पर तो है। अच्छा, फ्रॉम का यूज़ हमारा नीचे मैंने किया है, उसको कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा दूंगा। इसके बाद लिस्ट, इनपुट फील्ड को एक डेटा लिस्ट के साथ लिंक करता है। चलिए, लिस्ट हमारा क्या करता है, एक इनपुट फील्ड को मल्टीपल फील्ड में किल करता है। तो इसको हम देंगे LIST लिस्ट और नाम देंगे क्या, LIST लिस्ट। ये और ये अभी कुछ काम नहीं होगा। अभी इसके बाद ये हमें डाटा लिस्ट भी सीखना पड़ेगा। तो डाटा लिस्ट तो अभी आगे चल के सीखेंगे, तो उसका यूज़ भी देख लेंगे। और उसके बाद आता है क्या, मल्टीपल, इनपुट फील्ड को मल्टीपल वैल्यू एक्सेप्ट करने की परमिशन देता है, जैसे फाइल अपलोड। तो यहाँ पर हम लेंगे मल्टीपल MUL, ये लिस्ट में, और ये इनपुट टाइप फाइल, ये फाइल मल्टीपल हमारा यहाँ पर आ गया, इस इनपुट फील्ड में आता है या लिस्ट में, या इसमें नहीं होता है, लिस्ट में या फाइल में आता है। तो फाइल में एक करेंगे ना, इनपुट टाइप फाइल कहाँ है हमारा, यहाँ पर, इसमें ये काम करेगा। और दूसरा कहाँ पर काम करेगा, लिस्ट में, यहाँ पर हमारा इनपुट फील्ड फाइल में और डेटा लिस्ट में, यानी लिस्ट में काम करेगा। ये हमारा कहाँ पर काम करेगा, इनपुट फील्ड में मल्टीपल वैल्यू ऑप्शन करता है, और जैसे कि फाइल अपलोड, और एक लिस्ट में आता है जो हमें ये मल्टीपल वैल्यू काम करता है। ये मल्टीपल वैल्यू 2 ही जगह का है। की पॉइंट, मल्टीपल एट्रीब्यूट, इनपुट टाइप फाइल ये, और दूसरा सेलेक्ट में, और कहीं पर काम यूज़ नहीं होगा मल्टीपल का। ये स्पेसिफाई वैल्यू 2 ही जगह के लिए। इसके बाद एक्सेप्ट क्या करता है, फाइल इनपुट के लिए स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप की फ़ाइल को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसका आप देख लो यहाँ पर की पॉइंट, एक्सेप्ट एट्रीब्यूट से सिर्फ इनपुट टाइप फाइल में काम करता है। ये एक्सेप्ट एट्रीब्यूट कहाँ पर, सिर्फ फाइल में काम करता है, इनपुट टाइप फाइल में। जैसे यहाँ पर फाइल टाइप हमारा क्या है, फाइल टाइप 3 तरह का फाइल टाइप काम करता है, समरी ऑफ थ्योरी तरीका। तो MIME टाइप, यानी जो होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये स्पेसिफाई कंटेंट को टाइप स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है। जैसे image/jpg, audio/asterisk, यानी एक इमेज फोल्डर है, उसके अंदर जितने भी JPEG इमेजेस होगा वो सारा दिखेगा, वही सारा सेलेक्ट होगा। और ऑडियो में जितने सारा ऑडियो होगा वो सपोर्ट करेगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी फाइल में जाऊँगा और 3 तरह का फाइल में सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल, इसी को मैं यहाँ पर दूँगा, और मल्टीपल एट्रीब्यूट को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर ये मैं 1 लिया, 2 लिया, यहाँ पर 3 लिया, और इसमें क्या करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा, ये CCEPT एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट हमारा क्या था, वो वैल्यू में पास कर दूंगा। पहला वैल्यू हमारा क्या है, .image/jpg या ऑडियो एस्टरिस्क। IMAGE image/jpg
ई जी JPEG और कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे AUDIO ऑडियो स्लैश कर देंगे और एस्टारिस लगा देंगे, यानी सिर्फ इमेज JPEG आएगा और ऑडियो सिर्फ ऑल फॉर्मेट आएगा। तो यहाँ पर फाइल हमारा ये रहा, तो हमारा ये फाइल है। ये MMI के लिए हमारा था, ये AMIME के लिए। अब फाइल एक्सटेंशन, स्पेसिफाइड फाइल एक्सटेंशन को अलाउ करने के लिए, जैसे JPG और PDF। तो अब यहाँ पर दूसरा में मैं वही एक्सेप्ट लगाऊंगा स्पेसिफाइड, तो यहाँ पर हमारा मल्टीपल छोड़ देंगे और ACC EPT एक्सेप्ट, और यहाँ पर लगाएंगे .jpg कॉमा, यहाँ पर क्यों आ गया भाई, यहाँ पर .jpg कॉमा .png कॉमा .pdf, ये हमारा 3 फॉर्मेट में फाइल एक्सेप्ट होगा, बाकी नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमारा कॉमा देकर अब तीसरा क्या है, वाइल्ड कार्ड यानी बोर्ड टाइप अलाउड करने के लिए, जैसे इमेज स्लैश एस्टारिस्क स्लैश एस्टारिस्क। तो ये इमेज स्लैश एस्टारिस्क यानी इमेज के अंदर जितने भी होगा, जैसे यहाँ पर ये बताया गया इमेज JPG था, अब क्या करो इसमें इमेज स्लैश एस्टारिस्क लगा दो, ACCIMAGE इमेज। यहाँ पर क्यों होता है ऐसा इसमें, और यहाँ पर IMAGE इमेज स्लैश एस्टारिस्क, यानी जितने भी इमेज होगा इस फोल्डर में वो सारा काम कर जाएगा। कॉमा लगाओ और लिखो क्या, और क्या था अच्छा एस्टारिस्क स्लैश एस्टारिस्क ये। अब यहाँ पर क्या करेगा, इमेज इस तरह का सपोर्ट करेगा, इमेज फोल्डर के अंदर जितना सारा इमेज होगा वो सपोर्ट करेगा और ये बाहर भी सपोर्ट करेगा। तो इसका एक ही यूज़ कर सकते हो आप, जिससे में से एक को यूज़ कर सकते हो, या इनमें से JPG PNG को यूज़ कर सकते हो। आपके रिक्वायर्ड क्या है, आप क्या लेना चाहते हो यूज़र से, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर अब कैप्चर क्या करता है, कैमरा या माइक्रोफोन को इनपुट को इनेबल करता है, इनेबल मोबाइल डिवाइस पर। समरी वैल्यू कैमरा इससे इमेज या वीडियो कैप्चर करने का ऑप्शन, माइक्रोफोन से ऑडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन। यहाँ पर काम कैप्चर का एट्रीब्यूट मोबाइल डिवाइस पे कैमरा या माइक्रोफोन को एक्सेस करने का ऑप्शन देता है, जिससे यूज़र फोटो वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है बिना किसी फाइल ब्राउज़र के यहाँ पर। और ये हमारा ये एट्रीब्यूट सिर्फ इनपुट टाइप फाइल के साथ ही काम करता है और फाइल इनपुट मल्टीमीडिया सोर्स से इंटरेक्ट करने के लिए एक्टिवेट करता है। यहाँ पर ये फाइल फोन है एट्रीब्यूट। तो देखो अब फाइल में हम ये दोनों वैल्यू लगाएंगे, कैमरा और माइक्रोफोन। तो इसी इनपुट को और भी हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर क्या था, कौन सा एट्रीब्यूट था, वैल्यू तो हमारा माइक्रोफोन है, कैमरा है, लेकिन आप वैल्यू देख लो कैप्चर CAPTUR कैप्चर एट्रीब्यूट CAPTU ये वैल्यू आता नहीं, TURE कैप्चर इक्वल टू डबल कोट CAMERA कैमरा। और ये वाला यहाँ पर देखो ये कुछ होगा नहीं ना, अगर जब ऐप पर है, जब ब्राउज़र पर या सर्वर पर इस पेज को रन करेंगे तभी आ जाएगा कैमरा। और दूसरा हमारा क्या है, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन के लिए लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पर देंगे माइक्रोफोन MICROPHO यानी माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन के लिए इनेबल हो गया। तो ये अभी कुछ यूज़ आपको दिख नहीं रहा ना, ये तब दिखेगा जब आप इसके ऊपर बैकएंड का काम करोगे तभी। जैसे बहुत से वेबसाइट पर देखते हो ना, वेरिफिकेशन करते हो, वीडियो वेरिफिकेशन, वो इसी की वजह से हो रहा है, कैमरा परमिशन इससे लेते लेकर। तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद दूसरा होता है इनपुट मोड, इसमें भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो इनपुट मोड ये क्या करता है, इनपुट फील्ड के लिए प्रेफर इनपुट मेथड यानी कीबोर्ड लेआउट को सेट करता है। ये कीबोर्ड लेआउट को सेट करेगा कौन, इनपुट मोड।
यहाँ पर हमारे पास कौन सा, यहाँ पर जाएंगे हम, ये हमारा URL है ना, इसको देखेंगे इनपुट मोड। तो URL को प्रेस कर देंगे, प्लेस होल्डर कर देंगे, इंटर इंटर योर वेब URL। और ये हमारा कहाँ पर, यहाँ पर है। अभी देखो ये URL है, लेकिन मैं इसको चेंज कर दूंगा इनपुट मोड की मदद से, INPUT इनपुट MODE मोड इक्वल टू डबल कोड। अब देखो क्या क्या आता है वैल्यू इनपुट मोड में। इनपुट मोड में टेक्स्ट है, डेसिमल है। टेक्स्ट क्या करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट में टेक्स्ट है वो जैसा ही दिखेगा, जो नाम में आता है वही टेक्स्ट यहाँ पर भी आ गया, लेकिन ये चेंज हो रहा है। तो ये इनपुट INPUT इनपुट MODE मोड, ये टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट में टेक्स्ट देता है। उसके बाद डेसिमल DECIMAL, यहाँ पर देखो डेसिमल DECIMAL डेसिमल। और अब देखो डेसिमल में ये चेंज ही नहीं हो रहा है, INPUT MODE इनपुट मोड। ये स्पेलिंग हमारा मिस्टेक तो नहीं है ना? मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, काम तो करना चाहिए था। यहाँ पर इनपुट मोड हमारा ये चेंज नहीं होता, ये सर्च में काम नहीं करता। अगर हम इसे कहाँ पर लाएंगे, इसी जगह से हम इसी टेक्स्ट बॉक्स में लगाएंगे। तो अब देखो हमारा सबसे पहले टेक्स्ट तो है ही, तो टेक्स्ट आ रहा है, आपको पता चल गया। अब देखो ये नंबर आ गया, इसमें हमें क्या पास करना था, यहाँ हमें क्या पास करना था, ये क्लोज नहीं हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हमें नाम पास करना था, लेकिन नंबर हो रहा है। क्यों हो रहा है? डेसिमल की वजह से। अब दूसरा क्या है, इसके बाद न्यूमेरिक NUMERIC न्यूमेरिक, और न्यूमेरिक ये नंबर प्रिंट होगा। और डेसिमल में क्या था, दोनों में अंतर आपने देखा। तो यहाँ पर डेसिमल और न्यूमेरिक। उसके बाद आ जाए टेलीफोन के लिए, ईमेल के लिए, URL के लिए, और नन कुछ भी नहीं, सर्च के लिए सर्च, और डेट के लिए डेट। तो यहाँ पर डेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर न्यूमेरिक, इन सब को आप यूज़ कर लेना, मैं कम कर रहा हूँ DATE डेट। और यहाँ पर डेट करेंगे ना, तो ये डेट के लिए कुछ अप्लाई नहीं हुआ, तो हमारा कुछ इस तरह से डेट आ गया। और ये डेट को आप देखो, उसके बाद टाइम मंथ, ये शायद अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता और सपोर्ट नहीं करेगा शायद टेक्स्ट बॉक्स में। ये कीबोर्ड तो हमारा डेट का कोई कीबोर्ड नहीं होता, टाइम का कीबोर्ड नहीं होता, मंथ का कोई कीबोर्ड नहीं होता, इसलिए ये अप्लाई नहीं होगा। और उसके बाद आ जाएंगे समरी में। यहाँ पर क्या होता है, मिन और मैक्स एट्रीब्यूट, ये दोनों आखिरी वाला टैग है। न्यूमेरिकल इनपुट के लिए मिनिमम अलाउड को स्पेसिफाई करता है और मैक्सिमम अलाउड को एनेबल अप्लाई करता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा क्या है, मैंने यहाँ पर मैक्स लेंथ और मिन लेंथ दिया था। अब मैं पासवर्ड को क्या करूँगा, पासवर्ड यूज़र जो टाइप करेगा मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम यूज़र को 8 लेटर का पासवर्ड देना है, और मैक्सिमम यूज़र को 16 कैरेक्टर का पासवर्ड दे सकता है। तो मैं पासवर्ड में यहाँ पर डिसेबल है, तो डिसेबल को रिमूव करता हूँ। और ये मिनिमम हमारा, लेकिन ये रिमूव करता ही जाएगा, लेकिन ये कब यूज़ होगा, जब फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट का पर यहाँ पर ये सबमिट, यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर भी देना है, इसको भी देना है। और पासवर्ड हमारा क्या है, ये फाइल को सेव क्यों नहीं किया, यहाँ पर मैंने दिया। और पासवर्ड को मैं इतना दूंगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा। और अब ये देखो मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो ये बोल रहा है कि आप देखो @ देना ज़रूरी है, क्योंकि ये ईमेल है। ईमेल में @ दो तो भी नहीं होगा, जो उसका टाइप भी देना होगा, GMAIL दिया। अब डॉट दिया, सबमिट किया, तो ये फिर से बोल रहा है कि डॉट के बाद ये एक्सटेंशन भी देना है, तो मैं दूंगा कॉम, और ये सबमिट कर दूंगा। ये सबमिट हो गया, ये डेटा हमारा। अब देखो ये मैं इसे सेव करता हूँ, और ऑटो फोकस की वजह से ये आ जाएगा। मैं दोबारा रन करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, ऑटो फोकस तो ऑन था ना।
ऑटो कंप्लीट ऑन है। ऑटो फोकस उसको भी ऑन करना है हमें। यहाँ पर ऑटो फोकस कहाँ पे निकला, एक्सेप्ट चार्ज शीट, ऑटो कंप्लीट इन्वॉल्व्ड रे फॉर्मेट फ्रॉम इंक्रिप्ट, ऑटो फोकस कहाँ पर दिखा, ये UTO ऑटो फोकस, और ये ऑटो फोकस यहाँ पर, इसको ऑटो फोकस कर देते हैं। अब देखो ये ऑटो फोकस ये आ गया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से काम करेगा। जब ये मिनिमम और मैक्सिमम यूज़ होगा तो जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो इसमें यहाँ पर ज़्यादा अगर टाइप करें या कम टाइप करें ना, वो CSS के वजह से यूज़र को बता सकते हैं कि हाँ यूज़र इतना टाइप किया, अब ये नहीं कर सकते हो। ये हम CSS में इसका स्टाइल यानी डिज़ाइन करते टाइम यूज़ हमारा होगा, काम होगा। वैलिड इनवैलिड चेक करेंगे, अगर 8 से कम है तो इनवैलिड है, 16 से ज़्यादा है तो इनवैलिड है, और 16 से कम 8 से ऊपर है तो ये वैलिड होगा। कुछ इस तरह से मिनिमम और मैक्स काम करेगा। अब नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट कौन सा है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट एट्रीब्यूट इनपुट टैग के टैग एट्रीब्यूट। यहाँ पर जैसे मैंने एक अब एग्जांपल आप देख लो, इनपुट टाइप टेक्स्ट, पासवर्ड, रेडियो और चेकबॉक्स। इस तरह से नेम में यूज़र नेम, पासवर्ड, और यहाँ पर जेंडर, और ये नेम में एक्सेप्ट, वैल्यू यहाँ पर यस, वैल्यू मेल, यहाँ पर मैंने पास किया मेल, और एक्सेप्ट यहाँ पर चेकबॉक्स। इसके बाद यहाँ पर एट्रीब्यूट इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़र नेम, ये वैल्यू डिफ़ॉल्ट आ गया यूज़र नेम। यहाँ पर नेम में नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, ये नेम एट्रीब्यूट हमारा नेम डिफाइन करेगा, यूज़र नेम आईडी, एक बार ये आईडी यूज़र नेम डिफाइन करेगा। क्लास में यहाँ पर क्लास क्या करता है, फ्रॉम कंट्रोल, यहाँ पर क्लास दिया गया है, ये CSS का क्लास है, यानी ये फ्रॉम कंट्रोल जो है बूटस्ट्रैप का क्लास है। और इसके बाद प्लेस होल्डर, ये एट्रीब्यूट क्या करेगा, ये एट्रीब्यूट हमारा ये प्लेस होल्डर जो हमने एंट्री पॉइंट दिया था वो डिफाइन करेगा। रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड वैसे ही इम्प्लीमेंट होगा। रीड ओनली, ये रीड ओनली हो जाएगा, और डिसेबल में डिसेबल हो जाएगा। मैक्स लेंथ में मैक्स लेंथ नंबर डाल सकते हो, मिन लेंथ में मिनिमम लेंथ डाल सकते हो 6, और पैटर्न में इस तरह से भी पैटर्न डाल सकते हो जैसे यहाँ पर डाला गया /d और ब्रैकेट के अंदर 5। इसके बाद साइज में यहाँ पर देख सकते हो 20, 20 डिफ़ॉल्ट साइज दिया गया है। स्टेप में यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और ये कब होगा, स्टेप 1, ये कब के लिए, नंबर में इम्प्लीमेंट होगा। ऑटो कंप्लीट यहाँ पर लगा दो ऑन, तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ऑटो फोकस, यहाँ पर ऑटोमेटिकली फोकस किया जाएगा यहाँ पर। और फॉर्म में जाओगे तो फॉर्म यहाँ पर क्या करेगा, अभी देखो फ्रॉम लॉगिन फ्रॉम, ये लॉगिन फ्रॉम किसका है, इस ID का है लॉगिन फ्रॉम, तो यहाँ पर फ्रॉम में लगा दो और यहाँ पर ID लगा दो। तो अभी हमने फ्रॉम का यूज़ किया था ना एक जगह पे, जो हमारा यहाँ पर देखो ID में फ्रॉम में लगाना है यहाँ पर लॉगिन फ्रॉम, तो FORM फ्रॉम एट्रीब्यूट में यहाँ पर सबमिट, यहाँ पर इसको भी करो और सबमिट करो। यहाँ पर ईमेल प्रॉपरली मैं देता हूँ, यहाँ पर सबमिट करेंगे, ये सबमिट हो गया क्या, तो ये फ्रॉम इजिकल टू फास्ट, फ्रॉम स्पेलिंग FORM जी, तो ये काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर यूज़ भी नहीं होता, ऐसा कोई भी नहीं है जो फ्रॉम से बाहर कोई इनपुट टैग को यूज़ करेगा। लिस्ट हमारा क्या करेगा, इस तरह से लिस्ट बनाएगा, तो जो हमने लिस्ट देखा था मल्टीपल, इस तरह से टाइप मल्टीपल आ जाएगा। एक्सेप्ट में यहाँ पर 24 था, ये 24 आ गया मिनिमम मैक्सिमम। और इसके बाद इनपुट टैग का वैल्यू जो हमने देखा था, अब ये टेक्स्ट एरिया टैग आ जाते हैं। तो टेक्स्ट एरिया में क्या आता है, नेम, ID, क्लास, प्लेस होल्डर, तो ये ID और क्लास, तो यहाँ पर नेम तो हो ही गया। तो अब जाएंगे सेव कर देंगे इस फाइल को, अब लेंगे टेक्स्ट एरिया, तो यहाँ पर लेंगे टेक्स्ट एरिया .html, TEXT टेक्स्ट TXTAREA एरिया, तो ये टेक्स्ट एरिया आ गया HTML5। और ये हमारा टेक्स्ट एरिया कुछ इस तरह से, यहाँ पर क्या हुआ HTML5, और यहाँ पर TE टेक्स्ट एरिया इस तरह से लो। और यहाँ पर देखो एक टेक्स्ट एरिया आ गया, लिखने वाला बॉक्स आ गया। लेकिन इस बॉक्स का खासियत ये है कि मैं इसको क्या करूँगा, छोटा बड़ा कर पाऊँगा यहाँ से, इस तरह से। अब मैं बड़ा कर दिया हूँ, तो
तो ये बड़ा हो गया। मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ये इस बॉक्स का खासियत है। अब चलिए इसका एट्रीब्यूट देखेंगे, एट्रीब्यूट के साथ इसका यूज़। तो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर अगर कोई वैल्यू पास करेंगे ना, टेक्स्ट एरिया टैग वैल्यू VALUE होना था, ये वैल्यू। अब देखो जो हमने यहाँ पर लिखा है वो हमारा कहाँ पर, यहाँ पर दिख रहा है, और इसको हम मिटा भी सकते हैं। चलिए इस तरह से हम वैल्यू को रिमूव कर देंगे, सारा वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ पर लिखा और वहाँ से हमने मिटा दिया। तो इस तरह से वैल्यू। अच्छा, मोबाइल में चार्ज भी 3% है, 3%। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका चार्ज पे दे देना पड़ेगा, यानी ये वीडियो हमारा कंप्लीट नहीं होगा। इस वीडियो में मोबाइल चार्ज नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट एरिया में नेम एट्रीब्यूट। नेम तो डिफाइन करते हैं, नेम आपने देखा। आईडी क्लास को छोड़ दो। प्लेस होल्डर, वो प्लेस होल्डर डिफाइन करेगा। रिक्वायर्ड और रेडियनली डेसिबल, सेम वैल्यू आपने देखा था। मैक्स लेंथ वही है। अब यहाँ पर आता है रो, कॉलम और रैप, ये 3 वैल्यू। तो पहले रोज़ को देखेंगे। रोज़ क्या करते हैं, तो ROWS रोज़ करेंगे हम 20, और देखो 20 रोज़ आ गया है यहाँ पर। 1 लाइन, 2 लाइन, इस तरह से लाइन करते जाओगे 20 तक लाइन हमारा हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से 20 लाइन आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉल्स लिखोगे, COLS कॉल्स पे कर देंगे 40, और ये कॉलम 40 आ गया, बड़ा हो गया। 60 करोगे तो 60 में आ जाएगा कॉलम। स्क्रीन के साइड मेरा आ गया, अब एग्जैक्ट साइड। उसके बाद यहाँ पर रैप था, यहाँ पर क्या, WRAP रैप में कोई वैल्यू है, यहाँ पर देख लो रैप में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर नहीं, इस जगह पे। और रैप में क्या है, सॉफ्ट और हार्ड। यहाँ पर विजुअल टेक्स्ट रैपिंग ओनली फ्रॉम सबमिशन पर लाइन ब्रेक नहीं होते। और ये रैप क्या, हार्ड क्या करेगा, एक्चुअल लाइन ब्रेक सबमिट होते ही जो यूज़र ने इनपुट किया था। जैसे यहाँ पर रैप SOFT सॉफ्ट। अब क्या करेगा, अगर कोई इसका वैल्यू सबमिट करेगा ना, ये इस तरह से, जो यूज़र ने अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, इस तरह से लिखा, तो ये इस तरह से सबमिट नहीं होगा। मैं एक जगह पे कर दूँगा, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। ये जो वैल्यू अब सबमिट होगा, ऐसे सबमिट होगा। लेकिन यहाँ पर हार्ड क्या करेगा, HARD हार्ड क्या करेगा, ये मैंने यहाँ पर लिखा कुछ टेक्स्ट, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट, यहाँ पर कुछ टैग, स्पेस देकर इस लाइन में मैंने स्पेस दिया, और यहाँ पर कुछ टैग। तो जैसा मैंने लिखा वैसा ही सबमिट हो जाएगा। और जब ये डेटा हम बाहर निकालेंगे ना, तो वो ऐसे ही हमें दिखेगा। तो ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों इस तरह से काम करता है। तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये जब सर्वर में डेटा भेजेंगे और लाएंगे ना, तब ये हमारा सॉफ्ट और हार्ड का वैल्यू आपको समझ में आएगा। सॉफ्ट एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसा, एक लाइन बाय लाइन, एक लाइन में ही सारा कोड टेक्स्ट जाएगा। लेकिन हार्ड जैसा लिखेंगे वैसा ही जाएगा, और वैसा ही हमें वापस भी मिलेगा। इसके बाद सिलेक्ट टैग आता है, ये 1% चार्ज। तो कि मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्ट टैग को कवर करेंगे।